नमस्ते दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हिंदी विषय से लेकर कई सारी वीडियो हमने आपके लिए बनाए हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं व्याकरण के संबंध में एक वीडियो। कई सारे छात्र व्याकरण को लेकर परेशान होते। परीक्षा में जब व्याकरण के बारे में प्रश्न पूछे जाते तो बहुत सारे छात्र उनको ड्रॉप कर देते हैं। वो प्रश्न वो हल नहीं कर पाते क्योंकि छात्रों के मन में एक आशंका होती कि व्याकरण एक जटिल विषय होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सही तरीके से उसे समझ लेंगे तो हिंदी व्याकरण एकदम आसान है। और इसीलिए व्याकरण को लेके हम कुछ वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्रिया के काल एवं काल के भेद के संबंध में। आप लोग जानते हैं कि जब हम बातचीत करते हैं तो हमें क्रिया के काल के बारे में ध्यान रखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है। आप अगर हिंदी में बातचीत कर रहे हैं या आप उसमें लेखन कर रहे हैं तो काल की सही जानकारी होना आवश्यक है। ये बोलचाल के लिए भी है और लेखन के लिए भी है। अगर आपको काल का सही परिचय नहीं है तो फिर हम बोलते समय भी गलतियां करते हैं और लेखन में भी कई सारी गलतियां होती है। और इसीलिए काल किसे कहते हैं, मतलब काल के बारे में लेके आपके मन में जो आशंकाएं हैं उसमें काल किसे कहते हैं, उसके प्रकार कौन कौन से, उसके उदाहरण किस प्रकार से होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि परीक्षा में काल को लेकर किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और उनके उत्तर अब आसानी से किस प्रकार लिख सकते हैं। ये सारी जो आशंका है आपकी वो आज के इस वीडियो की मदद से जरूर मिट जाएगी। तो देखिए कि जब हम बात करते हैं तो एक तो हम वर्तमान, जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूं तो यह वर्तमान काल हो गया, प्रेजेंट। अभी मैं आपके साथ लाइव बात कर रहा हूं। अगर पिछली बातें जो बीत चुकी है उसे हम भूतकाल कहते हैं, बीती बातों को। और अगर मैं आने वाले काल के संबंध में बात करूंगा तो उसे भविष्य काल कहा जाता है। तो इसी प्रकार से काल के तीन भेद और उसके जो भी उदाहरण है, परिभाषाएं, वो मैं आपको आज समझाऊंगा। क्रिया के काल को लेकर आपके मन में कई सारे सवाल होंगे, जैसे कि काल किसे कहते हैं, काल के भेद कौन कौन से हैं और काल परिवर्तन कैसे करें। तो आइए आज के हमारे इस वीडियो में इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम जान लेते हैं। काल या टेंस किसे कहते हैं, आइए जान लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने का या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। आसान शब्दों में समझ लीजिए, क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अवस्था का बोध होता है। आइए कुछ उदाहरणों की मदद से इसे हम समझ लेते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही हैं। बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी। बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएंगी। तो पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, मतलब अभी हो रही है। दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी और तीसरे वाक्य में क्रिया आने वाले समय में होगी। इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य के होने का समय प्रकट हो रहा है। मतलब यहाँ पर वाक्य में जो क्रिया है वह किस समय घटित हो गई, इस काल का हमें पता चलता है। इसी को हम क्रिया के काल कहते हैं। काल के भेद तीन होते हैं। पहला है वर्तमान काल, जिसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो समय चल रहा है उसे ही वर्तमान काल कहा जाता है। दूसरा है भूतकाल या पास्ट टेंस, जो समय बीत चुका है उसे हम कहेंगे भूतकाल। और तीसरा भेद है भविष्यत काल अर्थात फ्यूचर टेंस, जो समय आने वाला है उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। तो अब हम काल के तीनों भेदों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। तात्पर्य क्या है कि क्रिया अभी घटित हो रही है, यह उसका अर्थ है। अभी इसके कुछ उदाहरण देखिए। जैसे मामा जी समाचार सुन रहे हैं, माता जी पूजा कर रही हैं, प्रिया स्कूल जाती है। अब इन वाक्यों में
जो क्रिया है उसके वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है। अतः ये सभी क्रियाएं वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल की पहचान के लिए आसान तरीका यह है कि वाक्य के अंत में ता, ती, ते या है आदि शब्द आते, इससे हम पहचान सकते हैं कि यह वाक्य, उसमें जो क्रिया है वह वर्तमान काल में घटित हो चुकी है या हो रही है। वर्तमान काल के 3 भेद किए जाते हैं, जैसे सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। पहला प्रकार सामान्य वर्तमान काल। परिभाषा देखिए, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से सामान्यता यह प्रकट हो कि कार्य का समय वर्तमान में है, न कार्य के अपूर्ण होने का संकेत मिले न संदेह का, वह सामान्य वर्तमान काल होता है। तात्पर्य यह है कि सामान्य वर्तमान काल की क्रिया से हमें सिर्फ यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में हुआ है, लेकिन वह पूर्ण हो गया या अपूर्ण रह गया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। इसीलिए हम इसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चा खिलौने से खेलता है, इस वाक्य में खेलना प्रस्तुत समय में है, मतलब वर्तमान काल में एक क्रिया हो गई, किंतु न तो वह अपूर्ण है और न ही अनिश्चित, अतः यहाँ सामान्य वर्तमान काल है। और एक उदाहरण देखिए, वह खेलता है या माली पौधों को पानी देता है। तो दोनों वाक्यों में खेलना और पानी देने की जो क्रिया है वह पूर्ण हो गई कि अपूर्ण रह गई पता नहीं चला, लेकिन सिर्फ इतना पता चला है कि क्रिया वर्तमान काल में हुई है। इसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ, वह चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, प्रणव विद्यालय जा रहा है, तो इस वाक्य में जाने का कार्य अभी हो रहा है, प्रणव विद्यालय पहुंचा नहीं है, अतः यहाँ अपूर्ण वर्तमान है। अन्य उदाहरण देखिए, वर्षा हो रही है या अनुराग लिख रहा है। तो दोनों उदाहरणों में देखिए क्रिया चल रही है, जारी है, पूर्ण नहीं हुई, इसलिए इन वाक्यों में जो क्रिया है उसे कहा जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी पढ़ाने की प्रक्रिया अभी जारी है, शुरू है, इसीलिए इस प्रकार के उदाहरण अपूर्ण वर्तमान काल कहलाएंगे। अब इन वाक्यों में आप देखिए कि रहा, रही, रहे, इन शब्दों का प्रयोग होता है। इन शब्दों से हमें एक ज्ञान मिलता है कि क्रिया अपूर्ण है। और जो वाक्य के अंत में शब्द आ रहे हैं, तो यह जो है यह वर्तमान काल होने की सूचना देते हैं, हमें सूचित करते हैं। तो इस प्रकार से आसानी से आप पहचान सकते हैं कि क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल की है। पूर्ण वर्तमान काल या प्रेजेंट परफेक्ट, इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। मतलब क्या है कि पूर्ण वर्तमान काल हम उस क्रिया को कहेंगे जो क्रिया अभी अभी समाप्त हो चुकी है। मतलब वर्तमान काल में क्रिया पूर्ण हो गई, इसीलिए हम इसे कहेंगे पूर्ण वर्तमान काल। जैसे उदाहरण है, वह आया है, सीता ने पुस्तक पढ़ी है, मतलब उसके आने की क्रिया पूर्ण हो गई, वह आ गया, उसकी जो आने की क्रिया वो पूर्ण हुई है अभी अभी। सीता ने पुस्तक पढ़ी है, मतलब पुस्तक जो पढ़ रही थी सीता, अभी अभी उसकी पुस्तक पढ़कर पूर्ण हो गई क्रिया, इसीलिए इन्हें हम कहेंगे पूर्ण वर्तमान काल। तो जैसे अपूर्ण वर्तमान काल में हमने देखा था क्रिया जारी है, इसलिए वह अपूर्ण क्रिया, यहाँ पर पूर्ण हो गई, इसलिए इन क्रियाओं को हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब हम देखेंगे भूतकाल के संबंध में। तो भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से बीते समय का बोध होता है, मतलब जो समय गुजर गया है उसे भूतकाल कहा जाता है। सरल शब्दों में देखिए, जिससे क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया
कहते हैं। मतलब यहाँ हमें देखना है कि जैसे वर्तमान काल में हमने देखा क्रिया अभी अभी समाप्त हुई तो उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। लेकिन क्रिया बहुत समय पहले अगर पूर्ण हो गई या अपूर्ण रह गई, जो भी है बीते समय में हो गई, तो उसे हम भूतकाल कहेंगे। जैसे वह खाना खा चुका था, या मैं अपना पाठ याद किया, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी। उपयुक्त सभी वाक्य बीते हुए समय की क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं, अतः यह भूतकाल के वाक्य हैं। तो भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में था, थे या थी आदि क्रिया के रूप आते हैं। जैसे वर्तमान काल में आते थे है, हूँ, है कि नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ था, थे या थी इन शब्दों का प्रयोग होगा। वर्तमान काल की तरह ही भूतकाल के भी 3 प्रमुख भेद होते हैं, जैसे सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल, जैसे हमने वर्तमान काल में देखा। तो इसे भी हम विस्तार से जान लेते हैं। भूतकाल का पहला भेद है सामान्य भूतकाल, जिसे हम सिंपल पास्ट कहते हैं। परिभाषा देखिए, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। तो जिस प्रकार से सामान्य वर्तमान काल में हमने देखा था कि सिर्फ क्रिया वर्तमान में हो गई इतना पता चलता है, पूर्ण हो गई या अपूर्ण रह गई इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती, उसी प्रकार से सामान्य भूतकाल में भी क्रिया बीते समय में हो गई इतना ही पता चलता है, लेकिन वह पूर्ण हो गई या अपूर्ण रह गई इसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिलती। उदाहरण देखिए, जैसे राजू आया, तो राजू आ गया बीते समय में हो गई क्रिया है, लेकिन पूर्ण रह गई या अपूर्ण रह गई ये पता नहीं चलता। सोनल गई, श्री राम ने रावण को मारा। उपयुक्त वाक्यों की जो क्रियाएं हैं वे बीते हुए समय में पूरी हो गई, अतः सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। पूरी हो गई मतलब ये पूर्ण हो गई कि अपूर्ण रह गई इसकी जानकारी नहीं मिलती, सिर्फ बीते समय में हो गई इतना पता चलेगा, इसलिए इसे हम सामान्य भूतकाल की क्रियाएं कहते हैं। भूतकाल का दूसरा भेद है पूर्ण भूतकाल। परिभाषा देखिए, क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है। मतलब यहाँ पर पूर्ण भूतकाल की क्रिया में क्रिया बीते समय में पूर्ण हो जाती है, यह ध्यान लेना जरूरी है। जैसे उसने शाम को मारा था, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था। तो इन वाक्यों को अब देखिए, उसने शाम को मारा था मतलब मारने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है बीते समय में। था जो शब्द है यह हमें बताएगा कि क्रिया भूतकाल में हो गई। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, तो इस यहाँ पर भी क्रिया पूर्ण हो गई बहुत पहले के जमाने में, समय में, इसलिए दोनों वाक्यों में पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। पूर्ण भूतकाल की क्रियाओं के साथ था, थी, थे, चुका था, चुकी थे इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो हम समझ जाएंगे इसमें कि चुका था, चुके थे इन शब्दों का प्रयोग हो गया मतलब क्रिया पूर्ण हो गई। यहाँ हम पूर्ण वर्तमान काल के साथ इसकी तुलना कर सकते हैं। जैसे पूर्ण वर्तमान काल में चुका है, चुकी है या चुके हैं इन शब्दों का प्रयोग होता है, उसी की जगह पर पूर्ण भूतकाल में चुका था, चुकी थी या चुके थे इन शब्दों का प्रयोग होता है। आइए देख लेते हैं भूतकाल का तीसरा भेद अपूर्ण भूतकाल, मतलब इनकम्प्लीट पास्ट। जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, सुरेश गीत गा रहा था। यहाँ पर देखिए गीत गाने की क्रिया जारी थी भूतकाल में, पूर्ण नहीं हुई। था शब्द से हमें पता चलेगा कि क्रिया भूतकाल में हो गई। और रहा था, रहा यह जो शब्द है यह अपूर्ण होने का संकेत है। कविता सो रही थी, तो यहाँ पर भी रही थी मतलब सोने की क्रिया पूर्ण नहीं हुई। तो इन वाक्यों की मदद से हम यह समझ सकते हैं कि अपूर्ण भूतकाल की क्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम तुलना करेंगे अपूर्ण वर्तमान काल के साथ अपूर्ण भूतकाल की। अपूर्ण वर्तमान काल में जैसे कि रहा है, रही है इन शब्दों का प्रयोग होगा।
मतलब फर्क इतना ही है कि अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं बहुत पहले घटित हो गई है लेकिन अपूर्ण रह गई, और अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं अभी अभी मतलब वर्तमान काल में हो गई लेकिन अपूर्ण रही है, पूर्ण नहीं हुई, इसलिए उसको हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो दोनों का जो भेद है, फर्क है, यह आप समझ गए होंगे, क्योंकि जब परीक्षा में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये सूक्ष्म भेद जान लेना हमारे लिए आवश्यक है। काल का तीसरा भेद है भविष्यत काल। तो आइए इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। आसान शब्दों में देखिए, क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। तो भविष्यत काल बिल्कुल आसान है समझ लेना, क्योंकि यह क्रिया आने वाले समय में घटित होगी, इसे हम जान जाएंगे कि भविष्यत काल है। उदाहरण में देखिए, वह कल घर आएगा। तो यहां पर स्पष्ट है आएगा, कल घर आएगा मतलब आने वाला समय आगे। हम सर्कस देखने जाएंगे। तो उपयुक्त जो वाक्य हैं इनकी क्रियाओं से हमें पता चलता है कि ये सब कार्य आने वाले समय में पूरे होंगे, अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिए, भविष्यत काल की जो क्रियाएं हैं इनको कैसे पहचाने हम। वाक्य के अंत में गा, गी या गे आदि शब्दों का प्रत्यय लगता है। जैसे उदाहरण देखिए ना, हमने देखा वह कल घर आएगा, तो आएगा, आना, इस क्रिया में गा प्रत्यय लगाया है, ठीक है। आएगा मतलब आने वाले समय में क्रिया होगी। उसी प्रकार से जाएंगे, गे प्रत्यय लगा यहाँ पर जाना क्रिया के साथ। और इस प्रकार से अगर आप देखिए वाक्य के अंत में जो क्रिया है उसमें आप देखिए गा, गी, गे, ये तीन प्रत्यय अगर लगे हैं तो आप समझ जाइए कि डेफिनेटली ये वाक्य भविष्य काल का है। तो इस प्रकार से आप भविष्य काल आसानी से पहचान सकते हैं। इस प्रकार से अपने काल किसे कहते हैं ये जान लिया। काल के मुख्य तीन प्रकार, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, ये भी देखा, और साथ ही वर्तमान काल के तीन उपभेद और भूतकाल के तीन उपभेद देखे हैं। उदाहरणों के साथ आप समझ भी गए होंगे। लेकिन प्रश्न यह निर्माण होता है कि काल परिवर्तन कैसे करें, क्योंकि परीक्षा में आपको प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि कोष्टक में दी सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कर वाक्य फिर से लिखो। तो परीक्षा में आपको इस प्रकार का वाक्य आ जाएगा, जैसे मैंने उदाहरण के लिए दिया है, गोपाल ने खाना खाया, और वाक्य के अंत में आपको कोष्टक में किस काल में उसको परिवर्तित करना है ये भी दिया होगा, जैसे अपूर्ण भूतकाल। मतलब ये जो वाक्य गोपाल ने खाना खाया, इसे आपको अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तित करना है, फिर से लिखना है। तो यहां पर आप देखिए कि खाना खाया यह क्रिया भूतकाल में शुरू हुई थी लेकिन पूर्ण नहीं हुई, अतः वाक्य इस प्रकार से होगा। मतलब अगर अपूर्ण भूतकाल में वाक्य करने तो किस प्रकार से होगा, गोपाल खाना खा रहा था। तो समझ गए आपकी, गोपाल खाना खा रहा था मतलब खाना खाने की क्रिया भूतकाल में अपूर्ण रहेगी। तो इस प्रकार से वाक्य परिवर्तित करके आपको लिखना है। अभी अभ्यास के लिए आप देखिए, यही वाक्य अगर आपको अपने वर्तमान काल में करना होगा तो कैसे होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि अपूर्ण भूतकाल और अपूर्ण वर्तमान काल में सिर्फ अंतिम जो था और है इन शब्दों का भेद है। जैसे देखिए गोपाल खाना खा रहा है, अपूर्ण भूतकाल में देखा गोपाल खाना खा रहा था, और अपूर्ण वर्तमान काल में गोपाल खाना खा रहा है। तो इसमें खा रहा ये तो कॉमन हो गया, लेकिन था और है ये दोनों जो शब्द है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार छात्रों के प्रश्न जटिल लगते हैं, लेकिन बिल्कुल आसान है। आप देखिए अपूर्ण भूतकाल में वाक्य बना है गोपाल खाना खा रहा था, और अपूर्ण वर्तमान काल में वाक्य बनेगा गोपाल खाना खा रहा है। तो इस प्रकार से दोनों में क्या अंतर है ये आप जान लेंगे तो प्रश्न हल करना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। यही वाक्य जो हमने देखा, इसे अगर आपको पूर्ण वर्तमान काल में करना होगा तो वाक्य इस प्रकार बनेगा, गोपाल खाना खा चुका है।
यहाँ पर देखिए खा चुका है मतलब क्रिया वर्तमान काल में पूर्ण हो गई, क्योंकि है शब्द हमें सूचित करते कि यह क्रिया वर्तमान काल में हो गई। और चुका इस शब्द से हमें यह पता चलता है कि कार्य पूर्ण हो गया। तो खाना खाने की क्रिया भी अभी अभी पूर्ण हो गई। अभी यह वाक्य पूर्ण भूतकाल में किस प्रकार से होगा, देखिए पूर्ण भूतकाल में गोपाल खाना खा चुका था। देखिए पूर्ण वर्तमान काल में क्या है, खा चुका है, और पूर्ण भूतकाल में किस प्रकार से होगा, खा चुका था। मतलब आप देखिए कि चुका शब्द यहाँ पर कॉमन रहेगा और सिर्फ परिवर्तन होगा है और था में, जो महत्वपूर्ण है। तो पूर्ण वर्तमान और पूर्ण भूतकाल में सिर्फ है और था का अंतर है। एक बार आप यह जान गए तो प्रश्न हल करना आपके लिए एकदम आसान बन जाएगा। अब देखिए सामान्य भविष्य काल में वाक्य किस प्रकार होगा, गोपाल खाना खाएगा। मैंने आपको कहा कि क्रिया के अंत में आपको क्या प्रयुक्त करना है, यहाँ पर गा गे इन शब्दों का प्रयोग करना है, मतलब प्रत्यय लगाना है। जैसे कि गोपाल खाना खाएगा, तो यहाँ खाना क्रिया के अंत में हमने गा प्रत्यय लगाया, तो यह क्रिया आने वाले समय में घटित होगी। तो इस प्रकार से एक ही वाक्य हमने क्रिया के सभी प्रकारों के साथ परिवर्तित करके आपको समझाया है। तो आप यही कीजिए, कोई भी एक वाक्य ले लीजिए और वह क्रिया के जितने भी भेद हैं, मुख्य भेद और उपभेद, इनमें आप परिवर्तित करते जाइए, तो आपका अभ्यास और अच्छी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका अध्ययन होना बहुत आवश्यक है। आइए अन्य कुछ उदाहरणों की मदद से हम काल परिवर्तन के बारे में और अधिक जानकारी हासिल कर लेते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण मैंने दिया है, बालक विद्यालय जाता है। यह उदाहरण सामान्य वर्तमान काल का है, आप इसे पहचान ही गए होंगे। इस एक वाक्य को काल के सभी भेदों में परिवर्तित करने का अभ्यास हम करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा हम काल परिवर्तन के बारे में आसानी से जान जाएंगे। सबसे पहले बालक विद्यालय जाता है, इस वाक्य को हम पूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तित करते हैं। तो इसका उत्तर भी मैंने आपके लिए दिया है, बालक विद्यालय गया है अथवा बालक विद्यालय जा चुका है। दोनों प्रकार से आप वाक्य लिख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि पूर्ण वर्तमान काल में क्रिया वर्तमान समय में पूर्ण हो जाती है, मतलब वो अपूर्ण नहीं रहती। हम कह सकते कि पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया अभी अभी समाप्त हो जाती है, जैसे कि वाक्य लिखने से पहले या पढ़ने से पहले। तो यहाँ पर चुका है, चुकी है, ये शब्द वर्तमान काल में क्रिया पूर्ण हो गई, यह हमें सूचित करते हैं। अब इसी वाक्य को हम अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तित करेंगे। वाक्य वही है, बालक विद्यालय जाता है। तो अपूर्ण वर्तमान काल में वाक्य इस प्रकार से होगा, बालक विद्यालय जा रहा है। मतलब बालक के विद्यालय जाने की क्रिया अभी चल रही है। वो घर से निकला लेकिन विद्यालय भी नहीं पहुंचा, वह विद्यालय जा रहा है। मतलब यहाँ पर वर्तमान काल की जो क्रिया है वह अपूर्ण रह गई, यह हमें पता चल जाता है। तो जैसे देखिए पूर्ण वर्तमान काल में क्रिया पूर्ण हो जाती है, बालक विद्यालय जा चुका है या गया है। और यहाँ क्या होगा, अपूर्ण वर्तमान काल में बालक विद्यालय जा रहा है। तो ये मुख्य भेद जो है, फर्क जो है, वह आप देख लीजिए अपूर्ण वर्तमान काल में और पूर्ण वर्तमान काल में किस प्रकार से होता है। इससे आप ठीक तरह से जान जाएंगे, दोनों के फर्क जो है वो आप जान जाएंगे। आइए हम आगे का और एक उदाहरण देखते हैं। पूर्ण भूतकाल, बालक विद्यालय जाता है, इस वाक्य को हम परिवर्तित करेंगे पूर्ण भूतकाल में। तो यहाँ पर वाक्य के अंत में अभी है का प्रयोग नहीं होगा, उसकी जगह होगा था का प्रयोग। जैसे देखिए बालक विद्यालय जाता है, यहाँ है मतलब वर्तमान काल में क्रिया है। अभी अगर भूतकाल में क्रिया करनी तो हमें था शब्द के रूपों का प्रयोग करना होगा, था, थी या थे, जो भी यहाँ पर
सूट करता है वो। अभी देखिए, बालक विद्यालय जा चुका था अथवा बालक विद्यालय गया था, दोनों वाक्य लिख सकते हैं हम दोनों प्रकार से। तो ये हो गए पूर्ण भूतकाल की क्रिया। कैसे देखिए, बालक विद्यालय जा चुका था, यहाँ पर जा चुका था, इन शब्दों को बहुत महत्व है क्योंकि इसी की मदद से आप जान जाते कि क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो गई, भूतकाल में पूर्ण हो गई, इसलिए हम इसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसी वाक्य को हम अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तित करके देखेंगे। बालक विद्यालय जाता है सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। अगर आपको प्रश्न आएगा कि इसे आप अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तित कीजिए, तो वाक्य इस प्रकार से बनेगा, बालक विद्यालय जा रहा था। यहाँ पर आप देखिए, है की जगह हमने था शब्द का प्रयोग किया, मतलब वाक्य भी क्रिया जो है वो भूतकाल में हो गई। जा रहा था, इससे स्पष्ट होता है कि क्रिया भूतकाल में अपूर्ण रही, पूर्ण नहीं हुई। मतलब बालक विद्यालय जाने के लिए निकला था लेकिन वह विद्यालय नहीं पहुंचा, उसकी जाने की क्रिया अपूर्ण रह गई। तो इस प्रकार से अपूर्ण भूतकाल में आप देखिए कि बहुत पहले बीते समय में क्रिया शुरू हो जाती लेकिन वह पूर्ण नहीं होती, इसलिए उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब इसी वाक्य को हम भविष्य काल में परिवर्तित कर लेंगे। आप जानते कि भविष्य काल किसे कहते हैं, हमने परिभाषा में देखा कि जब क्रिया आने वाले समय में घटित होने वाली है तो उसे हम भविष्य काल कहते हैं। मतलब जैसे वर्तमान काल में अभी जो समय चल रहा है और भूतकाल में जो समय बीत गया, उसी प्रकार से भविष्य काल मतलब जो आगे आने वाला समय है उसे हम भविष्य काल कहेंगे। तो ये वाक्य किस प्रकार से बनेगा, मैंने आपको समझाया था कि जो क्रिया है, जैसे बालक विद्यालय जाता है, इस वाक्य में जाता अर्थात जाना क्रिया है। इसके अंत में गा शब्द अगर हम प्रयुक्त करेंगे तो वाक्य भविष्य काल में अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। जैसे जाना क्रिया से गा प्रत्यय लगाने से होगा जाएगा, बालक विद्यालय जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप वाक्य लिखेंगे तो ये हो गया भविष्य काल का वाक्य। तो भविष्य काल में काल परिवर्तन करना बिल्कुल आसान है क्योंकि यहाँ आपको क्रिया के अंत में गा, गे या गी इन शब्दों का प्रयोग करना है, यह प्रत्यय आपको लगाना है। यह प्रत्यय लगाने से वह क्रिया अपने आप भविष्य काल की बन जाएगी। तो इस प्रकार से आपने अभी देखा कि बालक विद्यालय जाता ही यह सामान्य वर्तमान काल का वाक्य लेकर हमने उसे परिवर्तित करके काल के जितने भी प्रकार है, जैसे कि पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या भविष्य काल, इनमें इसे हमने परिवर्तित करके देखा। तो एक ही वाक्य आप इस प्रकार से परिवर्तित करके काल के भेदों का अध्ययन या काल परिवर्तन का अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार से आज के हमारे इस वीडियो में आप लोगों ने काल के प्रकार ठीक तरह से पढ़े हैं। आशा करता हूं कि आज का यह विषय आपके समझ में आ गया होगा। इसकी और तैयारी करना भी आवश्यक है। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना काल के भेद, यह व्याकरण का टॉपिक आपका परफेक्ट बन जाएगा। और इसके लिए आपको चाहिए कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से कुछ वाक्य आप छांट कर अलग निकालिए, उन वाक्यों में जो क्रिया है उसके काल पहचानने का अभ्यास करें और काल परिवर्तन का भी अभ्यास करें, क्योंकि परीक्षा में इसी को लेकर प्रश्न आते हैं आपको। जैसे कि एक वाक्य आपको पूछा जाएगा और कोष्टक में आपको बताया जाएगा कि यह वाक्य जो है किस काल में आपको परिवर्तित करना है। तो इसका ज्यादा से ज्यादा अभ्यास आप जरूर करें। और आपने क्रिएटिव एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं नए वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा तो सबसे पहले आपको सूचना मिलेगी। और वीडियो आप जरूर देखिए, लेकिन आपके दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें क्योंकि इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा छात्रों को होना चाहिए।